11 मार्च से साहित्योत्सव का कार्यक्रम साहित्य अकादमी के रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है और अवार्ड जो है कमानी ऑडिटोरियम में 5:30 बजे का समय तय है और 16 मार्च तक ये साहित्योत्सव चलेगा। ये 2023 में अपने आप में एक इतिहास रचने की तैयारी है, क्योंकि कुछ ऐसी किताबों को भी इसमें चुना गया है और उन्हें बुलाया गया है। ख़ास करके ज़्यादातर जो युवा अवार्डी बने हैं इस साहित्य अकादमी के अवार्ड में, ये अपने आप में एक अद्भुत है। युवाओं को महत्व दिया गया है। हम लोगों के बीच में वरिष्ठ साहित्यकार कमल किशोर गोयनका जी हैं, जिनका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और आरजेएस फैमिली के मंच पर भी शोभा बढ़ाया है। उन्हें आज़ादी की अमृत गाथा का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए थे। और हम लोगों के बीच पॉजिटिव मीडिया से पोएट और जर्नलिस्ट अशोक कुमार मलिक जी हैं। तो अशोक कुमार मलिक जी बातचीत करेंगे श्रीमान कमल किशोर गोयनका जी से साहित्योत्सव 2023 के दरमियान। जी नमस्कार। एंड ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज ऐसे अवसर पर जब साहित्य अकादमी ने ये आयोजन किया है और साहित्यकारों को अवार्ड दिया जाना है, ऐसे में आपसे मिलकर जो आनंद का अनुभव हो रहा है वो तो मैं शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन वर्ड्स। और आपका जो प्रेमचंद पर जो आपका इतने दशकों से आपने काम किया है वो बेजोड़ है। और कैसे आपको, ये सिंपल क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि इस और कैसे आपने कब आप मुग्ध हुए प्रेमचंद के संसार से? मेरा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ मेरे बारे में कहा जो मुझे सुनकर थोड़ा सा विचित्र लगता है कि मुझे लगता है कि आपसे मिलना मुझे लिए अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक आदमी ईश्वर को मिल गया हो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे आप जैसे इतने बड़े कवि और लेखक से मिलना होगा। देखिए, प्रश्न केवल ये है कि जीवन में कौन सा रास्ता आप सिर्फ तय नहीं करते, मालूम नहीं कौन सी कोई नियति है जो आपको तय करती है। मैं तो व्यापारिक परिवार से आया, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने, घर छोड़ के आया और मैंने तय किया था कि मैं व्यापार नहीं करूँगा। तो ईश्वर ने मेरे मन की बात ठीक रही होगी। मैंने एमए किया, फिर पीएचडी प्रेमचंद पर की, फिर मैंने एक प्रेमचंद इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया 5 वॉल्यूम में, जो शायद भारतीय भाषाओं का एक पहला काम था। तो 1980 में उसके 2 वॉल्यूम पब्लिश हुए और ख़ुद प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने उसको रिलीज़ किया था और इसी कंपाउंड में किया था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर मुझे काम आगे करना था, मैंने काम बंद नहीं किया। भाई इतना ही था कि या तो बहुत से लोग पीएचडी के बाद काम बंद कर देते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे शायद काम और भी करना है। उसके बाद में मैंने करीब 20 वर्षों में प्रेमचंद का 1500 पृष्ठ का वो लिटरेचर खोजा जो उनके बेटों को मालूम नहीं था, बहुत कमाल, जो उनके पुत्रों को मालूम नहीं था, जो पूरे अदृश्य हो चुका था और वो पत्रिकाओं में भरा पड़ा था। कुछ लोगों के पास उनकी रचनाएँ पड़ी हुई थी। तो 1988 में भारतीय ज्ञानपीठ ने उसको 2 खंडों में पब्लिश किया। प्रेमचंद का अपराप्य साहित्य, उसकी करीब पृष्ठ संख्या ही 1500 है, आप सोच करीब। तो इसी तौर में मैंने करीब, आप समझिए कि प्रेमचंद की मूल पांडुलिपियों का संग्रह किया। उनकी बैंक की पासबुक मेरे पास है, उनकी सर्विस बुक 1920 वर्ष की मेरे पास है, करीब 700 चिट्ठियाँ मेरे पास है। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा, गोदान के 2 ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट और 2 ड्राफ्ट ओरिजिनल जो है उनके फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास है। शतरंज के खिलाड़ी का ओरिजिनल मेरे पास है, उनके हाथ का लिखा हुआ, जो 1924 में लिखा था। तो आप समझिए इससे इतनी बड़ी संपत्ति मेरे पास आ गई कि मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ अपना व्यापार को छोड़ने में, क्योंकि ये ऐसी संपत्ति थी कि जिसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी था, जिसको छिपे हुए दबे हुए चीज़ को प्रकाशित करना बहुत ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरी 40 पुस्तकें केवल प्रेमचंद पर आ चुकी हैं। और मैं अगर कहूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन विश्व में शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँ कि किसी एक लेखक पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित करने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो मैं नहीं जानता कि शेक्सपियर पर किसी ने 2 किताबें लिखी होंगी,
टॉल्स्टॉय पर या टैगोर पर किसी ने 5 किताबें लिखी होंगी, डेफिनेटली। लेकिन मेरी करीब 40 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और हर किताब दूसरों से भिन्न है, किसी का उसमें रिपीटिशन नहीं है। और अब प्रेमचंद का पूरा साहित्य समग्र करके 22 खंडों में मैं तैयार कर रहा हूँ और एक प्रकाशक को मैंने 16 खंड दे दिए हैं और अभी 5-6 खंड मुझे देने हैं। मेरी उम्र अब 84 वर्ष की है। मैं ईश्वर से केवल ये चाहता हूँ, हे भगवान मुझे तू 20 वर्ष का युवा बना दे तो शायद मैं ज़्यादा और बेहतर काम कर सकता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, किसी भी बड़े काम करने के लिए एक जीवन बहुत छोटा है, लेकिन जितना भी ईश्वर ने दिया है। आप सोचिए, मैंने प्रेमचंद पर काम नहीं, मैंने गांधी पर मेरे 6 किताबें हैं। गांधी के जर्नलिज्म पर 450 पेज की ओरिजिनल किताब मैंने लिखी है। गांधी के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं कि वो जर्नलिस्ट के रूप में कैसा है। अभी मेरा गांधी रामकथा विचार कोश जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। अभी एक और आ रहा है, गांधी जलियांवाला विचार कोश, वो सस्ता साहित्य मंडल से छप चुका है। और आप ये समझिए कि गांधी पर ही इतना 10 लोग जीवन दें तो भी गांधी पर काम समाप्त नहीं हो सकता, पक्का है। और प्रेमचंद का जहाँ से सवाल है, अभी भी बहुत से चीज़ें मुझसे छूट रही हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद अगले जीवन में मैं पूरी कर पाऊँ, क्योंकि मैं 40 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। मुझे एक विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला जिसके मन में ये बेचैनी पैदा कर सकता कि भाई एक जीवन दे करके ही किसी लेखक को समझा जा सकता है और उसको समझाया जा सकता है। मेरे मूल काम का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था, जो पूरा हो गया, वो ये है कि लोग प्रेमचंद को मार्क्सिस्ट मानते थे। प्रेमचंद को ये मानते थे कि वो खूनी क्रांति के समर्थक हो गए थे। उस सारे सिद्धांत को मैंने उन्हीं के प्रमाणों से ये घोषित कर दिया कि प्रेमचंद इंडियन नेस के सबसे बड़े लेखक थे। प्रेमचंद भारतीय जीवन के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय जीवन मूल्यों के उससे बड़ा लेखक उस ज़माने में कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो आप समझिए कि किसी इतने बड़े लेखक के पूरे सिद्धांत को बदल देना, उनकी जीवनी को कालक्रम डेट वाइज लिखना, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। मतलब प्रेमचंद की पूरी लाइफ को डेट वाइज बंद करना, रिसर्च के बेसिस पर तय करना। उन्होंने हिंदुस्तान की कितनी यात्राएं की थी उसके नक्शे बनाना, उन्होंने कितनी सैकड़ों किताबें पढ़ी थी उसकी पूरी कैटलॉग तैयार करना, और उनके लगभग 1500 पृष्ठों के साहित्य को जोड़ना। मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी सार्थकता है, और ये कहीं इस सरस्वती, इस साहित्य अकेडमी, ऐसे लोगों का एक प्रताप है, मेरे गुरुओं का प्रताप है कि मैं ये कर पाया। लेकिन अभी बहुत काम बचा हुआ है, और वो काम बचने वाला है, वो आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। Always with great writers, it is always because they can never stop doing what they have been doing. They go deeper and deeper and vaster. Then it becomes a race against time, and that is what is happening. But then let us not worry, because it has happened to many great writers. When Proust was writing his famous Entangled novel, he was racing against time. Yes. But the thing is that though you feel, because it is natural for a writer to feel that he has still not, let us recall Newton. On a parallel, you recall Newton. Yes, yes. Any deep writer is bound to feel dissatisfied at the end, and he will have to race against time, and that is what is happening. देखिए, प्रकृति का पूरा सत्य यह है कि यदि कोई पूर्ण है, कंप्लीट है, तो वो केवल ईश्वर है। उसके अलावा जितनी भी जीव सृष्टि है सब अपूर्ण है, और ये अपूर्णता जो है वो हर के जीवन के साथ जुड़ी रहती है। आप गांधी को लीजिए, गांधी पाकिस्तान का निर्माण नहीं चाहते थे, लेकिन जीवन के अंत में असफल हो गए। आप सोच के देखिए, तो गांधी जैसे व्यक्ति की सारा लक्ष्य जो था अंत में पूरा नहीं हुआ। तो आप समझिए कि ये अपूर्णता जो है, यही पूर्णता के लिए आपको चुनौती बनती है। दैट इज़ अ चैलेंज फॉर यू, और वो चैलेंज सबका असफल होता है। नई पीढ़ी आती है, उस चैलेंज को स्वीकार करती है, फिर वो आगे बढ़ती है, और फिर वो भी अनुभव होकर के चली जाती है। तो ये प्रकृति का सत्य है, और इस सत्य को मुझे लगता है हर लेखक स्वीकार करता है। महात्मा गांधी के बारे में ये कहना बहुत उचित होगा इन महापुरुष के बारे में कि अगर कोई इनको फेल्योर भी कह देता है तो मुझे डार्विनियन सिद्धांत को लेके आना पड़ेगा। महापुरुष भी
डार्विनियन सिद्धांत के जो फ्लक्स है उसके बीच में बह रहा है हर कोई। अतः जितने बड़ा व्यक्ति है, जितना वो अफेक्ट कर रहा है चीज़ों को, उतना ही उसका प्रभाव जिस दिशा में जाएगा वो बड़ा व्यापक हो जाएगा। उसमें उसको हम सेग्रीगेट करना पड़ेगा। देखिए आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैंने इसको इस तरह से समझने की कोशिश की है कि संसार में जितना बड़ा आदमी होता है, जितना भी बड़ा महान काम करता है, उसकी गलतियां भी उतनी महान होती हैं। दैट इज द थिंग। मतलब जो आदमी अच्छाइयाँ, जो तो गांधी की जितनी महानता है, लेकिन गांधी की कुछ गलतियां भी ऐसी हैं कि जितना बड़ा आदमी महान होता है ना, उसकी गलतियां भी उतनी बड़ी होती है। छोटा आदमी छोटी गलती करता है, छोटे अचीवमेंट करता है, लेकिन गांधी, देखिए मैं इसलिए कहता हूँ, गांधी 20वीं शताब्दी से उस जैसा दूसरा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। आइंस्टीन ने कितना बढ़िया कहा। आइंस्टीन की तो मैं आपसे जो मैंने समझा है, उस ज़माने में विश्व का कोई ऐसा अखबार नहीं था जो गांधी से बात ना करना जानता। मैंने गांधी के करीब 1500 इंटरव्यू कलेक्ट किए। जरा सोच के देखिए गांधी ने कितने लोगों को इंटरव्यू दिए होंगे, आप कल्पना करके देखिए। गांधी के करीब 8000 चिट्ठियाँ सरकार के पास है। ऐसा व्यक्तित्व तो शायद जीवन में कभी पैदा नहीं हुआ। लेकिन गांधी जो चाहते थे, अगर वो ऐसा हो जाता तो शायद इतिहास दूसरा होता। गांधी की असफलता भी उतनी ही महान है जितनी उनकी सफलता। मैं एक मत हूँ। इसलिए मुझे लगता है गांधी दोनों तरफ से याद रखे जाएंगे, दोनों तरफ से। लेकिन प्रेमचंद जो याद रखे जाएंगे वो अपनी इंडियन नेस की वजह से जाएंगे। हैं ये उन्होंने भारतीय, देखे प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, आज भी अगर आप कोई पढ़ ले ना तो आपकी स्मृति में बनी रहती है। आप प्रेमचंद को भूल नहीं सकते। बड़े घर की बेटी ले लीजिए आप, चाहे आज परिवार टूट रहा है, लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं बड़े घर की बेटी वो होती है जो घर को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो मुझे ये कहना है कि साहित्य जो है प्रेमचंद का अच्छा मनुष्य बनाता है। बिल्कुल। और जो संस्कृति अच्छा मनुष्य बनाती है उससे बड़ी कोई संस्कृति नहीं हो सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जितने महान, गांधी भी अच्छा मनुष्य बनाना चाहते थे, बने नहीं। प्रेमचंद ने बनाने की कोशिश की, काफ़ी लोग बने भी। और अभी भी अगर कोई आदमी प्रेमचंद को पढ़ेगा तो वो बुराई से अपने हक को बचाने की कोशिश करेगा। अच्छा, मुझे अनुमति दें एक क्वेश्चन करने के लिए। एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक ने अपनी रचनाओं को लेकर कहा, और वो रचनाएं इतनी बेजोड़ हैं कि लगता नहीं कि जैसे धरती की हैं, जैसे लगता है कहाँ से आई हैं। उन्होंने कहा है कि सारी रुचि बदलती है, भाषा बदलती है, समाज की गतिविधियां बदलती हैं, सोच समझ बदलती है, तो ना जाने आगे कैसा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, मेरे जो गान हैं सबाई के गायते ही होवे। और इसमें मैं इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने आगे तक प्रेमचंद प्रासंगिक बने रहेंगे? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ, जब तक मनुष्य में सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, जब जब मनुष्य में धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी, जब मनुष्य में न्याय और अन्याय की लड़ाई होगी, और जो वो हमेशा रहेगी। ये मानव सृष्टि जब तक है तब तक ये दो प्रकार की चीज़ें हमेशा बनी रहेगी, मनुष्य और मनुष्यताहीनता। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद की सार्थकता इसमें है कि वो मनुष्यता की रक्षा करते हैं। वो, मैं एक छोटी सी कहानी केवल आपको बताना चाहता हूँ। उनकी कहानी है मंत्र कहानी। मंत्र का जो बूढ़ा भगत है, डॉक्टर उसके बच्चे को देखता नहीं और बच्चा मर जाता है, लेकिन वही बूढ़ा भगत जो है उसी डॉक्टर के बेटे को जब सांप दंश कर लेता है, उसके यहाँ मैंने पढ़ा, वो उस प्रतिशोध से जल रहा है, लेकिन वो भाग करके घर पहुंचता है, उनके यहाँ गया है और उस बच्चे बचा लिया, और उस बच्चे की रक्षा करता है। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहाँ पुरस्कार लेने के लिए रहता भी नहीं है ना, वो वहाँ से भाग जाता है। वो जब उधर वो खुशी मनाई जा रही है, वो वहाँ से चला। तो आप समझिए मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है, जो अपकार करने के बाद भी उपकार करता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। और एक और आपको बात क्या कहता हूँ, एक बार ऋग्वेद के ऋषि से एक ने प्रश्न किया था कि अगर ये सारा साहित्य समाप्त हो जाए तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी। तो उस ऋषि ने एक जवाब दिया था जो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में वो और हर आदमी के जीवन में रहता है। उस ऋषि ने कहा कि सारा ग्रंथ समाप्त हो जाए, लेकिन अगर मनुष्य के अंदर विवेक जिंदा रहता है,
अगर मनुष्य का विवेक सत्य और असत्य को पहचान करता है तो संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो आप सोचिए, साहित्य इस विवेक को देता है, साहित्य इसी विवेक को देता है कि आपके लिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसलिए एक और प्रश्न है, एक बार व्यास दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम ये जानते हो कि धर्म और धर्म क्या होता है, लेकिन फिर भी तुम अधर्म की तरफ क्यों जाते हो? तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, मैं क्या करूं, मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति जो है वो अधर्म की ओर ही जाती है। तो यही संकट है कि जिस मनुष्य की वृत्ति अधर्म की जब जाएगी उसकी धर्म रक्षा नहीं कर सकती। और जिसकी वृत्ति धर्म की तरफ है, कितना ही अधर्म का उसको आक्रमण हो तभी वो धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मुझे उस ऋषि की बात याद आती है कि अगर आपके मन में विवेक है तो ईश्वर ने आपको दिया है। भगवान नहीं देखता कौन अच्छे राह और बुरे रास्ते पर, भगवान ने आपको बना दिया, आपको विवेक दे दिया, आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। अगर आप उसको तय नहीं करते तो आप ना तो भगवान दोषी है ना आपका भाग्य दोषी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि विवेक जो है वो मनुष्य के साथ संस्कृति में जीवित है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो भी कहा वो सत्य की ओर ले जाने के लिए हर एक को प्रेरित करेगा। और आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं मैं नहीं जानता हूं। मैं बहुत ही उपकृत करूं, मुझे कम से कम आपसे मुलाकात का मौका मिला। सो रियली इट्स रियली वंडरफुल। और बहुत बहुत धन्यवाद कमल किशोर गोयनका जी। और जैसा कि आप जानते हैं, बैठिए फ्रेम में ले आइए। कमल किशोर गोयनका जी आरजेएस फैमिली के मंच पे चूँकि आ चुके हैं, इसलिए आरजेएस फैमिली को परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। साहित्य की गोष्ठी हुई थी और कमल किशोर गोयनका जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कई किताबों के लेखक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को आशीर्वाद कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इसी तरह से काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ये साहित्योत्सव के दरमियान जो बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि शायद इस बातचीत से प्रेमचंद को जानने समझने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और प्रेमचंद के बारे में हमने स्वयं उनके जो सुपुत्र हैं उनको सुना था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में कहते हुए कि मुझे ये बड़ा दुख होता है कि आज भी प्रेमचंद प्रासंगिक हैं, अगर वो अप्रासंगिक हो जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। इस पर मैं कमल किशोर गोयनका जी से चाहूँगा कि हमारे जो साहित्य हैं लिखे जा रहे हैं, नवोदित साहित्यकारों को आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मित्रवर, केवल एक ही बात है, लेखक अगर पढ़ेगा नहीं तो लेखक नहीं बनेगा। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि टैगोर ने कितना, गांधी ने कितना पढ़ा था, आप ज़रा सोच के देखिए। आप गांधी की अगर पुस्तकों की सूची तैयार की जाए जो उपलब्ध प्रमाण है, कम से कम 20,000 पुस्तकों की सूची मैं बना के दे सकता हूँ आपको। बहुत बिल्कुल पढ़ा है। प्रेमचंद की जो सूची मैंने बनाई है वो सूची करीब 700 किताबों की है, ज़रा सोचो। तो लेखक, आज का जो लेखक है अगर पढ़ेगा नहीं तो लेखक नहीं बनेगा। आज दुर्भाग्य क्या हो रहा है, लेखक जो है वो मोबाइल पर डाल करके 4 कविता लिख करके कहता कि मैं महाकवि हो गया। ये पतन का रास्ता है। आपको अध्ययन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ना तो ज्ञानी हो सकते हैं, लेखक होना तो बहुत दूर की बात। तो मेरा केवल उनसे केवल ये कहना है, भैया पहले पढ़ो। मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इंटरव्यू ले रहे थे, तो मेरे एक कोलीग थे गंगा प्रसाद विमल, बहुत स्वर्गीय गंगा, हाँ सर, वो मेरे साथ ही रहे। तो वो उन्होंने इंटरव्यू देने पर हम उनके माध्यम से मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने करीब 20 किताबें टेबल पर रख दी। उन्होंने कहा, आचार्य जी मैंने ये किताबें लिखी हैं। तो आचार्य जी हंसे, बोले बेटा तुमने बहुत काम किया है, तुमने लिखा तो बहुत है पर घर जाकर थोड़ा पढ़ो भी तो। तो आप समझिए कि वो द्विवेदी जी का ये मजाक जो था हम कभी कभी विमल जी पर उतार देते थे। जी। तो अर्थ ये है कि पढ़ना जो है, अध्ययनशीलता वो ज्ञान के लिए और रचनात्मकता के लिए अनिवार्य है। कोई एक आध प्रतिभा संपन्न होता है, एक आध वाल्मीकि जैसा, एक आध किसी दृश्य को देख करके महाकवि बन जाता है, लेकिन वो सेंचुरीज में होता है, कोई सेंचुरीज में होता है। किस तरह का साहित्य नवोदित लोगों को पढ़ना चाहिए? साहब मैं कह रहा हूँ जिस भाषा का भी हो, जो भी हो पढ़िए आप। मैं तो कहता हूँ कि आपको अश्लील साहित्य भी पढ़ना चाहिए। आपको मालूम, तो मैं तो कह रहा हूँ कामसूत्र को पढ़िए ना, आपको मालूम पड़ेगा जीवन का सत्य क्या है।
अगर आप जीवन, और इसलिए आपको वहाँ प्रसंग आता है ना, आपको मालूम है शंकराचार्य को पराजित करने के लिए उन्होंने स्त्री का वेश धारण कर, राजा का वेश धारण करके तब उसमें उतर दिया था उसकी पत्नी को, आदि शंकराचार्य। जी हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जीवन का कोई पक्ष ऐसा ना हो जो आपकी बुद्धि और ज्ञान से दूर हो, क्योंकि लेखक सर्वज्ञ होता है और कवि तो बिल्कुल और भी सर्वज्ञ होता है। कवि की जो सर्वज्ञता है वो सर्वज्ञता कहाँ से आती है? वो ज्ञान से आती है। ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा। आप कोई, मैं कह रहा हूँ लेखक के लिए और हिंदी राइटर के लिए भी कोई भाषा विपरीत नहीं। जिस भाषा का, ये तो ऐसा मक्खन है जिसको खाओगे वो शरीर में पहुँचे, वो बुद्धि में पहुँचे। मैं आपसे बताता हूँ कि जब देखिए ये बैठे हुए राकेश शर्मा जी, ये वीणा के संपादक है इंदौर के अंदर, ये आज यहाँ तक कैसे पहुँचे? इतना पढ़ते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ आपको। मतलब उन्होंने वीणा की पूरा कायाकल्प कर दिया। अच्छा। और आदमी क्या है, कोई स्वार्थ नहीं जी। तो लेखक के लिए निस्वार्थी होना, ज्ञान का पागल होना। जब तक ज्ञान के लिए पागल नहीं है आप कभी नहीं हो सकते। जी। मेरा एक सवाल था कि वर्तमान समय में जैसे अभी हम लोग एक बौद्धिक समाज में रहते हैं और एक इस तरह का एक हमारे आसपास, लेकिन अभी देखा जा रहा है अधिकतर कि लेखकों के लिए विषय वस्तु सर्वोपरि न हो करके, विषय वस्तु तो है ही, मतलब जो भी होता है, लोग विचारधारा की तरफ ज़्यादा अपने आप की पैरवी करते नज़र आते हैं, या जो भी विश्व में हमारी जो विचारधाराएं हैं अलग अलग, उसकी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लेखक पैरवी। इसको आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में? चलाते हैं। बहुत सही। देखिए, विचारधारा होना अलग बात है, विचारधारा होना अलग बात है, और पार्टी का काम करना बिल्कुल अलग बात है। आप सोचिए रामचरितमानस जो है, जरा तुलसी की विचारधारा को नजर कीजिए, वो अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, सारे विचारधारा आपको तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलेंगी। तो विचारधारा अगर किसी लेखक की नहीं है तो वो लेखक ही नहीं है। लेकिन विचारधारा अगर पार्टी से संचालित है तो वो पार्टी का लेखक है, साहित्य का लेखक नहीं है। साहित्य का लेखक होने के लिए मुझको मार्क्सवाद भी पढ़ना चाहिए, गांधीवाद भी पढ़ना चाहिए, अद्वैतवाद भी पढ़ना चाहिए, मुझे मार्क्स को कैपिटल भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं रामचरितमानस की अगर उपेक्षा करके मार्क्स को पढ़ता हूँ तो मैं लेखक नहीं हूँ। लेखक की संपूर्णता, सर्वज्ञता तो सर्वज्ञान से होगी ना, एक किताब से थोड़ी होगी भाई। हिंदी में यही दुर्भाग्य हुआ है कि पिछले 40 आज़ादी के बाद करीब 30-40 वर्ष तक वामपंथियों ने पूरे साहित्य की धारा बदल दी। उन्होंने कितना बड़ा अहित किया है इसकी कल्पना शायद उनको नहीं होगी। पूरी जनरेशन को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आप सोच के देखिए कि अगर आप केवल साहित्य में 10 लोगों को कहते हैं यही महान लेखक है, वो नरेश मेहता को लेखक नहीं मानते, वो बच्चन को लेखक नहीं मानते, वो दिनकर को लेखक नहीं मानते, वो तो बड़ी आप बड़ी महादेवी बात लेखक को नहीं मानते। आप किसको मानते हैं? जिन्होंने, जो आपके पार्टी का मेंबर है। और एक और आपको बता दूं, प्रगतिशील लेखक संघ के जितने भी महान लेखक रहे सब ने छोड़ दिया वो। आप रांगे राघव ले लीजिए, नरेश मेहता ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, मैं गिना दूंगा, सब ने। और अभी नामवर सिंह का भी लिखा है, उसमें लिखा है कि प्रेमचंद को पूरा मार्क्सवादी कहना बेवकूफ़ी की बात है। उनको भी ज्ञान आ गया है। नामवर सिंह जब बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने गीता का अध्ययन किया था। तो आप किस मार्क्सवाद की बात कर रहे हो भाई? आप सोचिए 40-40 वर्ष का जो साहित्य है, इसको मैं अंधकार युग कहता हूँ। आप कुछ भी कर लीजिए। एक छोटा सा और मेरा सवाल है कि वर्तमान समय, इसका मेरे दंड होगा। रहस्यवादियों ने 40 वर्ष तक मेरे खिलाफ जो पूरा मूवमेंट चलाया है, उन लोगों ने मुझको दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बना दिया 3 बार सिलेक्शन के बाद। लेकिन मेरा जो चिंतन था वो मैंने छोड़ा, फिर किसी समझौता नहीं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये इंटरनेट के इस युग में जो भी हमारी विभिन्न विधाएं हैं, उसको हम देखते हैं कि उसकी जो स्वीकार्यता है या जो भी विभिन्न विधाओं में जो लेखन हो रहा है, इंटरनेट के इस युग में न तो कहीं कोई सी संपादक की कोई स्वीकृति होती है, और एक अपने आप में एक वाह वाह और इस तरह का जो एक चलन जो चल पड़ा है, ये आप किस तरह की इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? ये सब में बहुत चलेगा नहीं। ये जो चल रहा है ना, ये मोबाइल की दुनिया चल रही है। मोबाइल की दुनिया तो ज़िंदा रहेगी, लेकिन लेखक ज़िंदा नहीं रहेगा। ये आप समझिए पूरा अंधकार काल है। कोई समय आएगा, कोई लेखक पैदा होगा। मैं एक और आप बात कहकर के समाप्त करता हूँ। 1857 के बाद जो व्यक्ति पैदा होता है, महान पैदा होता है। कभी गौर किया आपने? रवीन्द्रनाथ टैगोर और हर महान आदमी, गांधी, तिलक, सब आदमी 1857 की क्रांति के बाद पैदा होते हैं।
और 1947 की आज़ादी के बाद इन 75 सालों में कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ हो, मुझे बताइए, जिसका इतिहास में उल्लेख किया गया हो, जो आने वाले इतिहास में जिसको ये बताया जाए कि भाई ये इस आज़ादी की देन है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, जरा सोच के वो कितने लोग महान थे कि मतलब 1857 की फांसी पर चढ़ने के बाद जो जनरेशन पैदा होती है, चाहे स्वामी दयानंद लीजिए, वगैरह लीजिए, जो भी लीजिए आप, हर व्यक्ति महान पैदा हो रहा है और हर व्यक्ति अब नपुंसक पैदा हो रहा है साहित्य के अंदर। ये दुर्भाग्य है। इस आज़ादी का क्या मतलब, जिसे साहित्य को ही नपुंसक बना दिया। ये मेरी तकलीफ़ है। आप इससे सहमत हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी तकलीफ़ ये है कि मैं 40 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, एक विद्यार्थी को मैं अपना जैसा नहीं बना सका। तो मैंने सोचा मेरे गुरुत्व का मट्टी होगा मेरा एक प्रोफेसर होना, शिक्षक। उसकी तकलीफ़ समझिए कि कोई आचार्य अगर अपना जैसा बेटा अगर शिष्य नहीं पैदा कर सके, उसका जीवन की सार्थकता क्या है। इसलिए मैं अपने जीवन की सार्थकता ये मानता हूँ कि प्रेमचंद पर जो काम हुआ वो प्रेमचंद के साथ शायद बना रहे, बस। तो इस तरह से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने बड़े सुलगते सवाल पूछे कमल किशोर गोयनका जी ने, और शायद पहली बार दर्द छलक कर आया है। और ये हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उस दर्द से कहीं ना कहीं नई पीढ़ी जो है वो शिक्षा ले और उस ज्ञान को आगे बढ़ाए, ताकि आज़ादी की अमृत गाथा का जो ये महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये यहाँ से ऐसी शुरुआत हो जिससे कि भारत जो है अपने पुनर्स्थापना में जाए, मजबूत बने। और G20 की अध्यक्षता करते समय जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं, जैसे साहित्योत्सव 2023 हो रहा है, साहित्य अकादमी परिसर में कमल किशोर गोयनका जी से मुलाकात होना, ये आरजेएस फैमिली और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके विचारों को देश दुनिया तक पहुँचाएँ और नए पीढ़ी को हम लोग आगे बढ़ाएँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों के साथ जो हैं वो पॉजिटिव मीडिया से पोएट और जर्नलिस्ट अशोक कुमार मलिक जी और नीरज सोनी जी, मैं उदय कुमार मन्ना, आप सभी को यूट्यूब पर ये लिंक जो है शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी ऐसे महान शख्सियतों से मुलाकात होती है और इन चीज़ों को आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।